नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। इस वक्त रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े हर शख्स की जुबान पर एक ही नाम है, एवरग्रांड का संकट। लाजमी है, एवरग्रांड का संकट ही इतना बड़ा है। अगर चीन की ये दूसरी सबसे बड़ी रियल्टी कंपनी दिक्कत में आई तो ये संकट चीन तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। इसका ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत असर बाकी देशों की इकोनॉमी पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एवरग्रांड सिर्फ रियल्टी बिजनेस में नहीं है। इसके अलावा एवरग्रांड का ईवी, इंटरनेट मीडिया, प्रोडक्शन, थीम पार्क, सॉकर क्लब, मिनरल वाटर, फूड कंपनियों समेत तमाम क्षेत्र में भारी भरकम निवेश है। हालांकि ब्याज की जिस किश्त को लेकर कंपनी के डिफॉल्ट करने का खतरा था, उस पर एवरग्रांड ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि ब्याज के भुगतान के लिए बॉन्ड होल्डर्स के सेटलमेंट को लेकर बातचीत जारी है और उम्मीद की जा रही है कि डिफॉल्ट नहीं होगा। बयान पर कितना भरोसा करना चाहिए? बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बयान से अर्थ जगत में जो हलचल मची हुई थी वो शांत हो जाएगी? आगे की किश्तें और $300 बिलियन की जो कुल देनदारी है उसका रास्ता क्या होगा? अगर हालात विपरीत हुए तो यह भारतीय बाजार में एक संकट होगा या फिर अवसर बनेंगे? एवरग्रांड के इस संकट से हमें क्या सीखने और कदम उठाने की जरूरत है? ऐसे एक नहीं तमाम सवाल आज लोगों के जहन में बने हुए हैं। तो इंडस्ट्री लीडर्स एवरग्रांड के इस संकट को कैसे देखते हैं? हमारी चिंता कितनी वाजिब है? भारतीय रियल एस्टेट जो पहले ही तमाम मुश्किलों से गुजरते हुए उबरने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए कैसे संकेत हैं? तो आज के इस शो में बहुत ही खास और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट मेहमानों के जरिए इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे साथ पैनल में शामिल हैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, सीएमडी हीरानंदानी ग्रुप और नेशनल प्रेसिडेंट नरेटको। आशीष कुकरेजा हमारे साथ हैं, एमडी क्रीफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट। आशीष जी इक्विटी मार्केट की चाल और दिशा पर गहरी समझ रखते हैं, गहरी पकड़ रखते हैं। क्रांति मोहन हमारे साथ हैं, पार्टनर सिरील अमरचंद मंगलदास, और आप एप्रिया यानी एशिया पैसिफिक रियल एस्टेट एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। अमित गोयनका हमारे साथ हैं, एमडी निसस फाइनेंस। अमित जी आर्थिक मामलों पर काफी पैनी नजर रखते हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आशीष जी मेरा आपसे ही होगा, क्या एवरग्रांड संकट चीनी इकोनॉमी के बबल की शुरुआत है? जो देश की दूसरी सबसे बड़ी रियल्टी कंपनी, जिसके सरकार के साथ काफी अच्छे संबंध भी हैं, उसकी यह हालत है, तो बाकी छोटे मोटे प्लेयर्स का क्या हाल होगा, क्या दशा होगी उनकी? मुझे ऐसा लगता है कि जो चाइना पिछले काफी समय से जो टाइटनिंग कर रहा है, उसके ये अब जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो सिर्फ अब आप उसको बबल बोलना चाहें या जो एक एक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स बोलते हैं वो बोलना चाहें, वो अब शुरुआत हुई है। अभी हमें और दिखेंगे। हमने देखा कि कैसे वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुई चाइना में टाइटनिंग के बाद, और चाइना सरकार ये चीजें आई एम श्योर बिना सोचे समझे नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि हम ये बात तो कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक डेट क्राइसिस हो रही है, बट कहीं ना कहीं चाइना की गवर्नमेंट ने बिल्कुल अपने कैसे कहते कसा अपना शिकंजा जरूर ये कंपनी कुछ वायलेशंस कर रही थी। और निरंजन जी आपके पास आएंगे। जाहिर है एवरग्रांड एक बड़ा बरगद है जिसके भरोसे तमाम छोटे मोटे सप्लायर्स दिक्कत में आएंगे ही। भारत में सैनिटरी वेयर हो, स्टील हो, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो, लिफ्ट्स, टाइल्स, फिटिंग्स और तमाम तरह का जो रॉ मटेरियल है वो चीन से आयात होता है। अगर चीन में सप्लायर कोलैप्स होंगे तो क्या इंडिया में सप्लाई अफेक्ट नहीं होगी? जरूर। चाइना एक जायंट देश है जहां पूरे विश्व में सब इकोनॉमीज उससे जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली डाउनस्ट्रीम इफेक्ट तो होना ही है। फर्स्ट तो आप समझिए कि अब तक आज के तारीख में 1.5 साल तक स्टील के प्राइसेस, सीमेंट के प्राइसेस विश्व में बढ़ गए। हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गए, चाइना की परचेसिंग बढ़ गई, और आज के तारीख में हमारे जो लोकल स्टील सप्लायर्स हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, वो लगभग 7 to 10% घट गए हैं। तो उनकी सेल्स में एक उम्मीद रखते हैं कि वो गिर जाएंगे। लेकिन उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि स्टील के प्राइसेस यहाँ हिंदुस्तान में इतने बढ़ गए थे कि हमें तकलीफ हो रही थी, अफोर्डेबल हाउसिंग में या हाउसिंग में तकलीफ हो रही थी। तो मैं समझता हूं उसके हिसाब से ये एक अच्छी बात रहेगी कि हमारे स्टील के भाव, सीमेंट के भाव थोड़ा कुछ कम हो जाएंगे हाउसिंग क्षेत्र में। दूसरी बात रहेगी, जैसे आपने कहा कि ये इकोनॉमी के हलचल के कारण हमारे सप्लाई, शायद जो हम रॉ मटेरियल्स खरीद करते हैं वो रियल एस्टेट के हों या दूसरे केमिकल्स हों, वैसे या डाउनस्ट्रीम मेडिकल सप्लाईज के जो इंटरमीडियरीज हैं वो भी चाइना से आ रहे हैं।
तो उनकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब हो या कुछ भी वैसे हो तो नक्की ये तकलीफ होगी। तीसरी बात कहना चाहता हूं कि आप ख्याल रखिए कि चाइना में रियल एस्टेट, जो ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट है कि चाइना की रियल एस्टेट मार्केट इज अबाउट 29% ऑफ द जीडीपी ऑफ चाइना। तो मेरे अंदाज से इसमें जो हलचल हो जाएगी उसके साथ साथ में चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज करेंसी, चाइनीज ट्रेड ओवरऑल में दिक्कत जरूर आएगी और उनकी डाउनस्ट्रीम जो इफेक्ट हैं वो बहुत भयंकर चाइना के लिए होगी। लेकिन विश्व में इसका क्या इफेक्ट होगा, कहां पॉजिटिव भी होगा और कहां नेगेटिव हो जाएगा। और लास्ट बात जो मैं कहना चाहता हूं, मेरे अंदाज से लोग ज्यादा हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्रांति जी, आपके पास आएंगे। एवरग्रांड संकट के दो पहलू हैं, एक तो एवरग्रांड का ओवर लिवरेज होना, दूसरा मार्केट में स्लो डाउन आना। लेकिन जब हम एवरग्रांड की बात कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं अपने मार्केट पर गौर करना चाहिए, क्योंकि हम माने या ना माने आज तमाम डेवलपर्स इंडिया में भी उसी हालत में खड़े हुए हैं। चीनी सरकार ने ये क्रैकडाउन और इंक्रीज रेगुलेशन सारे सेक्टर्स में शुरू की है, चाहे आप देखिए अलीबाबा और अदर और जो और काफी सारी टेक कंपनीज है, वहां पे भी उन्होंने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जो जेनेसिस है एक्चुअली वो एक तरह से गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं टू स्लो डाउन, एंड उसमें परहैप्स हम हमारे लिए एक लेसन है कि जब गवर्नमेंट इस चीजों को ऐसे एक्सपेंशनरी टेंडेंसीज और बबल्स को कंट्रोल करना चाहती है, ये बहुत जरूरी है कि एक बहुत ही बुलडोजर टाइप अप्रोच ना फॉलो की जाए, बल्कि थोड़ी नुआंस्ड अप्रोच और स्टैगर्ड अप्रोच ली जाए। ये आप जैसे आप सबको मालूम होगा, ये सारा क्राइसिस एक लेवल पे चाइना के 3 रेड लाइन रूल जो उन्होंने पिछले साल इंप्लीमेंट किया उसकी वजह से सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया है रियल एस्टेट कंपनीज के लिए कि वो कुछ लिमिट्स के अंदर अपनी लेवरेज और एसेट लायबिलिटी एक्सपोजर को मेंटेन करें। सो एक तरह से उनकी एक्सटेंडेड बोरोइंग साइकिल पे गवर्नमेंट ने ब्रेक लगाई है। बट ऑफ कोर्स उनका जो वो डेट और लेवरेज लायबिलिटीज जो हैं 305 करोड़ बिलियन डॉलर्स के आसपास, अगर आप कंपेयर करें, एक रशिया का पूरा स्टेट डेट 260 बिलियन डॉलर के आसपास है। सो नेचुरली इसका बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। अमित गोयनका जी, आपके पास आएंगे। जो चीन में एवरग्रांड संकट हुआ, ऐसा नहीं है कि ऐसे हालात हमने देखे नहीं हैं। अम्रपाली हो, जेपी हो, एसडीआईएल, यूनिटेक, नितेश स्टेट, तमाम उदाहरण भारत में भरे पड़े हैं। ऐसे में लेंडिंग इंस्टीट्यूट का क्या रुख रहता है? क्या आपको लगता है कि उन्हें आगे बढ़कर हेयर कट लेना चाहिए ताकि कंपनी डूबने से बचे और होम बायर्स को उनका घर भी मिले? दीपक जी, मुझे नहीं लगता कि जहां तक एवरग्रांडे का सवाल है, शायद निगरानी में कोई चूक होगी, बिकॉज चाइना में स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का काफी बड़ा चलन है और कहीं ना कहीं अगर सरकार का दखल अंदाजा हुआ और उनको बेल आउट पैकेज दिया गया तो वो स्टेक जो है वो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी। और जो अमाउंट ऑफ डेट है, खैर वो बहुत ज्यादा है, मगर उसमें बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज बैंक्स वॉन में लेंडिंग कर चुके हैं। तो जो डॉलर लोन्स हैं, जो बॉन्ड हैं, जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स हैं, वो करीब 40-50 बिलियन के अंदर हैं। तो ये बहुत बड़ी रकम नहीं अगर डॉलर लोन्स को चुकाना पड़े तो। मगर हालांकि अगर ये नहीं चुकाया गया तो डेफिनेटली इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स में हलचल तो होगी। एशियन बॉन्ड क्राइसिस भी प्रेसिपिटेट हो सकती है। इनफैक्ट कई दिग्गज बैंकर जैसे श्री उदय कोटक जी ने यह भी कहा है कि शायद ये चाइना का लीमन मोमेंट हो। अगर ये चाइना का लीमन मोमेंट होता है और अगर एक्चुअली में डेट क्राइसिस प्रेसिपिटेट होती है, ओवरऑल लेवरेज लेवल्स नीचे लाने की बात होती है, फर्दर लेंडिंग रुक जाता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और कई बड़ी भारी भरकम में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में लेंड कर चुके हैं, इन्वॉल्व हैं, बॉन्ड होल्डर्स हैं, चाहे वो यूबीएस हो, गोल्डमैन सैक्स हो, एशमोर हो, बहुत मल्टी बिलियन डॉलर एंटरप्राइजेस ने इनको एशियन एलोकेशन दिया है डेट का। तो कहीं ना कहीं एशियन क्राइसिस अगर इसको माना जाएगा तो इंडिया भी उस चपेट में आने की उसमें आशंका हो सकती है। तो हम इसको एक आइसोलेटेड इवेंट सिर्फ चाइना के लिए नहीं देखते हुए इसको हम एक इंडिया का फाइनेंशियल क्राइसिस का भी इसमें इम्पैक्ट देख सकते हैं। निरंजन सर ने ऑलरेडी बताया कि सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हो सकता है, मगर इसके अलावा मुझे लगता है कैपिटल मार्केट्स में भी डिस्ट्रप्शन हो सकता है, स्पेशली ऑन द क्रेडिट साइड। अगर आप इंडिया का पूरा लेवरेज पोजीशन देखें तो करीब इंडियन रियल एस्टेट के ऊपर 13 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भार है। उसके सामने आप 2-2.5 लाख करोड़ की सेल्स देखते हैं सालाना।
तो आप सेल्स टू लेवरेज रेशियो भी अगर आप देखें तो बहुत लेवर्ड है इंडियन इकोनॉमी। हालांकि डेफिनेटली जो लिस्टेड कंपनीज है जिनका परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सारी लिस्टेड कंपनी से 20 से 25% अपना कर्ज चुकाने की कोशिश की है पिछले साल भर में। ये बहुत पॉजिटिव लाइन है, मगर क्योंकि ये अभी भी ओवर लेवरेज है एज ए सेक्टर, इसके लिए एशियन बॉन्ड क्राइसिस अगर प्रेसिपिटेट होता है ये डिफॉल्ट की वजह से, क्योंकि ये रकम इतनी भारी है और फर्दर लेंडिंग अगर रुक जाती है तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी आएगा, स्पेशली इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स की तरफ से। तो मैं थोड़ा सा सचेत हूँ इस सिचुएशन को लेकर दीपक जी, और अगर सरकार इसमें इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है जैसे बाकी कंपनियों में की है, इसको कहीं ना कहीं स्टेट ओन एंटरप्राइज की तरफ ले जाती है, तो बेल आउट कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, बिकॉज चाइना का डॉलर रिजर्व बहुत बड़ा है। Yes. तो फॉरेन कैपिटल को रिटायर करना मुश्किल नहीं है। चाइनीज बैंक जो 128 चाइनीज बैंक और 120 अदर लेंडर्स हैं उनको भी रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, कॉस्ट ऑफ लोन्स कम है वहां पे। मगर ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन के ऊपर सारी आशा टिकी हुई है इस समय पूरी दुनिया की और डेफिनेटली एशियन मार्केट्स की। आशीष जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, चाइना हाउसिंग रियल एस्टेट और भारत के हाउसिंग रियल एस्टेट में क्या समानताएं और क्या अंतर है? क्या हम उन जैसे ही हैं या उनसे बिल्कुल अलग हैं? हमारे इक्विटी मार्केट के सेंटीमेंट के लिए कितनी बड़ी आफत या सौगात बन सकता है एवरग्रांड का संकट? देखिए, जवाब तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ। यहाँ एक तरफ एवरग्रांड और इधर यहाँ पे हमारा रियलिटी इंडेक्स ऑल टाइम हाई बना के गया है। आपने अगर पिछले कुछ दिनों से रियल एस्टेट स्टॉक्स देखे हो तो आपको जरूर समझ में आएगा ये चीज। अब छोटे छोटे से एवरग्रांड यहाँ पर हमारा जो सेक्टर है, निरंजन जी यहाँ बैठे हैं, पिछले 10 साल से बेयर कर रहा है। चाहे वो आइलैंड फिस्कल क्राइसिस था, जीएसटी था, डीमोनेटाइजेशन थी, तो एक तरीके से मसल हमारे सेक्टर की धीरे धीरे बनी है और उसका दिख भी रहा है इम्पैक्ट अभी। तो मैं तो थोड़ा इसको लेके पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी इंडिया को थोड़ा बेनिफिट होगा। और सेक्टर्स के कंपैरिजन की बात करें तो एवरग्रांडे ने और बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर लिए अपने लिए। प्रॉब्लम उस गवर्नमेंट की ये नहीं थी कि वहां पे वो हाउसिंग से रिलेटेड इशू रहा। दीपक जी, आपको पता ही है कि उन्होंने कितने कहाँ पे किस तरह के इन्वेस्टमेंट किए, जहां पर उनको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई, आपने बताया भी। तो आई थिंक कंपैरिजन करना सही नहीं होगा। जरूर एक लोकल प्रॉब्लम है। अगर मुझे एक राइटिंग इन द वॉल करना है दीपक जी, तो ये लोकल प्रॉब्लम है, वहां सिमट के रह जाएगी। लोकली इश्यूज होंगे क्योंकि घर सस्ते बिकेंगे तो पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पे उसका इम्पैक्ट आएगा। घर दाम तोड़ के बेचने पड़ेंगे एवरग्रांडे को। और अगर सरकार हेल्प करने आएगी तो करेंसी पे इशू होगा। तो वी ऑल नो देयर विल बी अ लोकल इम्पैक्ट, बट ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारा सेक्टर बिहेव कर रहा है, फायदा होना चाहिए। निरंजन जी, जो डेवलपर्स मल्टीपल सिटी में मल्टीपल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या उनके लिए एक मैसेज नहीं है ये कि उन्हें अपनी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए? क्या राय रहेगी आपको ऐसे बिल्डर्स के लिए? राय देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन करने वाले बहुत कम होते हैं। देखा जाए तो देखिए, हाँ, लिमन क्राइसिस से तो हमें शिक्षण की थी कि अब हमें ओवर एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बात नहीं रही। एवरग्रांडे की बात करिए या अलग अलग कंपनीज हिंदुस्तान में देखिए, लिस्टेड कंपनीज भी देखिए, यूनिटेक के बारे में देखिए, अलग अलग कंपनीज एनसीआर रीजन में देखिए, तो काफी ओवर एक्सटेंडेड बन गए, ओवर एम्बिशियस बन गए और उनकी जो ओवरऑल फंडिंग रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई। हालांकि ये हम जरूर मानते हैं कि जो सरकार ने परिवर्तन लाया पॉलिसीज पे, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, आईबीसी का कोड, आईएलएफएस के क्राइसिस, ये सब हमारे बस के बाहर थे। लेकिन फिर भी हम देखा जाए कि हम यहाँ से सीखते नहीं, सीख लेंगे शॉर्ट रन में, बट लॉन्ग रन में हम भूल जाते हैं कि क्राइसिस में क्या करना चाहिए और क्यों हमें बैलेंस्ड इकोनॉमी में चलना चाहिए। यही एवरग्रांडे में भी हुआ है। वहां तेजी चली है, भयंकर तेजी चल रही है और उनको पैसे बैंकों से मिल रहे हैं। इतने सालों से सरकार भी उनको सपोर्ट की है। तो मेरे अंदाज से हम क्या करें, तो ऐसे सिचुएशन बार बार होते रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में हमें ये करना है कि हिंदुस्तान कैसे इसको पहुंच पाएंगे, कि इसका कैसे हम एडवांटेज लें, कि जो इन्वेस्टमेंट वहां हो रहा है वो यहाँ आ जाए। हमें ये देखना चाहिए कि जैसे हमने सब प्राइम हिंदुस्तान में बंद कर दिया है। हमारे पास जैसे अमेरिका में लिमन क्राइसिस में सब प्राइम फंडिंग हो रही थी हाउसिंग लोन्स के ऊपर, घर के खरीदने में, लेकिन हम नहीं करते हमारे देश में।
इसलिए हाउसिंग जो होम लोन्स है उसकी जो एनपीएस है लोएस्ट इन द होल वर्ल्ड, 2% से भी कम है, चाइना से भी कम है, यूएस से भी कम है, अमेरिका से भी कम है, यूरोप से भी कम है। तो हमने काफी सीख लिए हैं, लेकिन ये बात जो है वो बार बार साइकिल में हो रहा है कि लोग एम्बिशियस हो जाते हैं, ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, और इसमें फिर ये तकलीफ आ रही है। एवरग्रांडे का वो पोजीशन है। क्रांति जी, रियल्टी सेक्टर में जो सबसे कमजोर है वो है ट्रस्ट फैक्टर। प्रॉपर्टी प्लस में हम तमाम बार रियल एस्टेट के ट्रस्ट फैक्टर की बात करते रहे हैं। चीन में जिस तरह एवरग्रांडे के होम बायर्स को हम रोते बिलखते देख रहे हैं, ये नजारा नया नहीं है। क्या उसके बाद भारत में होम बायर्स के सेंटिमेंट पर एक बुरा असर नहीं पड़ेगा रियल एस्टेट को देखते हुए? देखिए दीपक जी, एवरग्रांडे की वजह से भारत के होम बायर्स का सेंटिमेंट नहीं बदलेगा। उन्होंने सब इंडिया में ही देख लिया, अभी उनको चाइना में देखने से उनका माइंड ना चेंज होगा, ना ट्रस्ट बढ़ेगा, ना ट्रस्ट घटेगा। बट जनरली वो होम बायर्स पे भी इसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकता है। अभी 2-3 चीजें बिल्डअप हो रही हैं। एवरग्रांडे क्राइसिस एक है, दूसरा पिछले कल फेड की मीटिंग थी, यूएस फेड ओपन मार्केट्स कमेटी की। उन्होंने बोला है जबकि कि वो इंटरेस्ट रेट्स अगले साल तक नहीं इंक्रीज करेंगे, बट जो बॉन्ड्स वो खरीद रहे थे, वो बॉन्ड परचेजेस वो नवंबर से टेपर डाउन करने शुरू कर देंगे। सो एज इट इज ग्लोबली लिक्विडिटी कम होने वाली है। इन दैट अगेन एक इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, इफ अगर हम अपनी पॉलिटिकल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क को स्टेबल रखें अगले कुछ 1-1.5 साल के लिए, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज चाइना अपने बिजनेसेस को, जैसे अभी आप निरंजन जी भी बोल रहे थे, उनके पंख काट रहा है। चाइना नहीं चाहता कि कोई इतना बड़ा बने कि टू बिग टू फेल हो जाए। अमित जी, जब एक प्रोजेक्ट या बिल्डर डूबता है तो लेंडर, होम बायर, सप्लायर, कर्मचारी, तमाम लोग दिक्कत में आते हैं। ऐसे में रेगुलेटर क्यों तब हरकत में आते हैं जब कंपनी पूरी तरह से डूबने के कगार पर आ जाती है? क्या समय रहते संकट से उबारने के प्रयास नहीं होने चाहिए? क्यों निगरानी में चूक हो जाती है, या कहें कि आंखें बंद कर ली जाती है? दीपक जी, ये अहम सवाल है हमारे देश के सामने आईबीसी के चलते, जहां पे अब रिकवरी हो रही है, जहां पे रैशनलाइजेशन हो रहा है। स्वामी फंड के आने के बाद एक और रुख बना है जहां पे उनको एनकरेज किया गया है लेंडर्स को और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को कि आप प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, भले आप सेकंड चार्ज मिले, आप हेयरकट लें, मगर जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, घर नहीं बनेंगे, पोजेशन नहीं होगा, तब तक किसी की लगाई हुई रकम, किसी का लोन, किसी का भी कोई भी ब्याज जो है वो वापस नहीं आने वाला है। तो आई थिंक ये मैसेज तो पिछले 1.5-2 साल से काफी क्लियर होता चला गया है कि रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स अनिवार्य है। जो बैड बैंक का भी अभी संगठन हुआ है, वो भी इसी उद्देश्य से है कि जो एनपीएस हैं वो साफ हों, रिजॉल्व हों, और बैंकिंग सेक्टर की जो बुक्स हैं वो क्लीन हो, ताकि फर्दर लेंडिंग के लिए उनके हाथ खुल सके। इस समय एनपीए के कारण लिक्विडिटी के बावजूद बैंक अभी भी स्लो मोड पर हैं, लेंडिंग पर बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी लोन्स नहीं दे पा रहे हैं। तो आई थिंक ये जो पूरा एक्ट है हमारे देश में, वो ऑलरेडी इस तरफ बढ़ चुका है ताकि जो पूरा लेंडिंग एनवायरनमेंट है वो और पॉजिटिव हो और इंक्लूसिव हो, और फ्रेश कैपिटल आ सके देश के इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से। तो डेफिनेटली आई थिंक जो डेट क्राइसिस है वो कुछ हद तक हमारे देश में ब्लो ओवर हो चुका है। बिल्कुल, यानी इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालने की कोशिश करें तो सप्लाई चेन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन स्टील और सीमेंट के भाव में थोड़ा नरमी आ सकती है। क्या ये चाइना का लीमेन मोमेंट हो सकता है, और इसमें भारतीय बाजारों को भी सतर्क रहने की जरूरत है? हालांकि पूरी दुनिया की नजरें चीनी सरकार के रुख पर बनी हुई हैं कि कैसे चीन इस संकट से निपटता है। भारत में तमाम डेवलपर्स के जो मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए ओवर लिवरेज या उनके लिए एक सीख है कि किस तरह से उन्हें एवरग्रांडे के इस संकट के समय में बचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा संकट जो कि भारतीय बाजार पे भी दिख सकता है, उसके लिए एक सीख लेने की जरूरत है भारतीय डेवलपर से को। बड़ी बात, हमें इस संकट से एडवांटेज लेने की जरूरत है। अगर हम पॉलिसी फ्रेमवर्क को और बेहतर करें तो एक बड़ा निवेश भारत की तरफ आ सकता है। जी, आपकी कंक्लूजन में सिर्फ एक पॉइंट और ऐड करने के लिए, कि किन्हीं भी कारणों से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंडिया में पिछले कुछ सालों से रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी चाइनीज फंड के इनफ्लो से।
सो वो एक चीज है जो हमें आज कुछ हद तक प्रोटेक्ट करेगी, बिकॉज इंडिया से एस्केप ऑफ कैपिटल नहीं होगा, क्योंकि चाइना से पैसा आया नहीं है पिछले 2-3 साल में। सो एटलीस्ट मार्केट्स उससे प्रोटेक्टेड हैं PN3 की वजह से। जी जी बिल्कुल, शायद हम थोड़ा सतर्क पहले ही थे जो हमने चीनी निवेश पर पहले ही लगाम लगा दिया है। जाहिर है सरकार का वो कदम काफी मददगार साबित हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए। तो निरंजन जी, अमित जी, क्रांति जी और आशीष जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। तो आशा है इंडस्ट्री के इन दिग्गजों के साथ आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। प्रॉपर्टी प्लस में आज इतना ही। जल्द हाजिर होंगे किसी और अहम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।